हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे क्लास 8 की कार्डोवा पब्लिकेशन की साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। और यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। In animals, several microorganisms cause diseases not only in humans but also in other animals like cows, buffaloes, and poultry birds. These diseases reduce the milk production, egg production, growth of birds, and may even cause death. So जिस तरीके से human beings में कोई भी बीमारी आती है, उसी तरीके से जानवरों में भी बीमारी आती है। अब वो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, आप यहाँ पर ये चार्ट जो है ये देख सकते हैं कि अगर बैक्टीरियल डिजीज़ है कैटल में, उसको क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स या ट्यूबरक्लोसिस होता है। पोल्ट्री बर्ड्स में ट्यूबरक्लोसिस, फोल कॉलरा और डायरिया भी होता है। ऐसे ही वायरसेस वाली डिजीज़ जो कैटल में होती है वो फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है, रिंडरपेस्ट होता है जिसको हम कैटल प्लेग भी बोलते हैं, और काउ पॉक्स। नाउ पोल्ट्री बर्ड्स में फाउल पॉक्स आता है, रनीखेत और बर्ड फ्लू। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिजीज़ के नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि एंथ्रेक्स जो है वो किस एनिमल में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कैटल में होता है और किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ना कि वायरस की वजह से होता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी जिस तरीके से एनिमल्स में होता है ना, ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं। ठीक है, several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, apple, oranges, cotton and jute। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं उसके नाम दे दिए हैं। तो इसमें सभी में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे शुगर केन में तो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरे गांव में शुगर केन होता है। तो उसमें जैसे हम खाते हैं शुगर केन, गन्ना जब खा रहे होते हैं तो उसमें रेड रेड आ जाता है बीच में, तो वो भी क्या होती है, एक तरह की डिजीज़ ही होती है, वो हम नहीं खा पाते फिर। ठीक है ना, उसको हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये डिजीज़ होती है जो आपकी क्रॉप में आ जाती है ना। तो प्लांट डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर एंड सॉइल। अब डिजीज़ प्लांट्स में कैसे हो रही है, सीड के थ्रू हो रही है, एयर के थ्रू हो रही है, और कई बार सॉइल के थ्रू भी होती है। कुछ कॉमन डिजीज़ जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ब्लाइट किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। किस में होती है, राइस में होती है। देखो मैंने आपको अभी बताया था रेड रेड हो जाता है गन्ना, रेड रॉट जिसे कहते हैं, वो एक फंगस होती है जो कि शुगर केन में होती है ना। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना, तो वो फंगस की वजह से होता है। तो आपको इसमें बेसिकली क्या याद करना है, आपको डिजीज़ का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, किस प्लांट में कौन सी डिजीज़ हो रही है और किसकी वजह से हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको एक पूरी टेबल याद करनी है, लेकिन इस तरीके से याद करनी है कि आपसे कोई भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप बिना रुके बिना सोचे एकदम से जवाब दो। ठीक है, तो फंगस जो होता है, फंगस की वजह से रेड रॉट होता है शुगर केन में, और इसी वजह से ये प्लांट इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं और आप याद कर सकते हैं। प्लांट डिजीजेस कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स ऑन इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से, केमिकल्स का स्प्रे करके, ताकि माइक्रोब्स को हम ख़त्म कर सकें। और ये हम कैसे करेंगे भाई, इन्फेक्टेड पार्ट जो है उस पर हम स्प्रे कर देंगे और इससे क्या होगा, जो डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज फूड पॉइजनिंग। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं, समटाइम्स फूड में गेट स्पॉइल ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ रीजंस लाइक नॉट कीपिंग इट कवर्ड। अब ये बात हम जानते हैं कि जब हम कोई भी खाना किचन में रखते हैं तो हमें हमेशा यही समझाया गया है कि आप खाना कभी भी खुला मत रखो, क्योंकि जर्म्स आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपको अपनी नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ हम कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो वो कब आते हैं, वो या तो आपने खाना ढक कर नहीं रखा है, या फिर आपने जैसे फ्रिज में से कोई भी सब्ज़ी निकाली और उसको हल्का सा ऐसे ही गर्म किया और रख दिया, उसको पूरी तरीके से अच्छे से पकाया नहीं, तो 110% चांसेस हैं कि आपका खाना ख़राब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने खाना बना तो रहे थे लेकिन उसको प्रॉपरली कुक नहीं किया, है ना, तो भी क्या है, आपका खाना ख़राब हो जाएगा। और कई बार ये हो जाता है कि जैसे मौसम में एकदम से चेंजेस आ गए, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठंड एकदम से गर्मी आई,
तो हमने खाना जैसे ठंड में हम बाहर रख रहे थे ऐसे ही हमने गर्मी में भी रखा, तो वो 4-5 घंटे में वो सड़ने लगता है ना, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि जैसे हमने रेफ्रिजरेट कर रखा है, हमने फ्रिज में खाना रखा हुआ है, लेकिन किसी वजह से हमारा फ्रिज चलना बंद हो गया, तो क्या होगा, तब भी हमारा खाना ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं कि खाना जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो क्यों आते हैं, किसी भी खाने को क्यों ख़राब करते हैं। ठीक है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances which are harmful for our health. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड पे ग्रो करते हैं वो इतने टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, वो इसी वजह से होती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को ख़राब कर देते हैं और हम उस फूड को खा चुके होते हैं। It can sometimes even cause death. The spoiled food can be identified by its unpleasant smell, changed odor and bad taste. तो हम किस तरीके से खाने को समझ सकते हैं कि खाना ख़राब हो गया है, या तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, या फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर उसका जो स्मेल है उसमें से स्मेल आएगी। तो ये क्या है, ये सिम्टम्स हैं। ये एक देख सकते हैं कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका खाना सड़ा हुआ है या सही है। अब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग से? हमें रेगुलर वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। डायरिया क्या होता है? जिसमें आपको लूज़ मोशन और वॉमिटिंग दोनों साथ होते हैं, जिसमें आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जैसे कि पेट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको एब्डोमेन कहते हैं, तो उसको अगर वहाँ पर आपके दर्द हो रहा है तो दैट इज़ योर एब्डोमिनल पेन। हेडेक, सर में दर्द है या फीवर है। बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, और वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, ये ज़रूर याद करना। साल्मोनेला और स्टेफाइलोकोकाई, क्लोस्ट्राइडियम। ठीक है, ये तीनों नेम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये थे आपके बैक्टीरिया के नेम। ये 3 बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से खाना ख़राब होता है। अगर फंगस है, फंगस किस वजह से लगेगी? एस्परजिलस या फिर पेनिसिलियम, ये 2 फंगस हैं जो खाने में लगती हैं। ठीक है, अब आपको मैंने दोनों बता दिए, बैक्टीरिया भी बता दिया और फंगस भी बता दिया, दोनों आपको याद होने चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड देयर आर मैनी वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड। अब हम यहाँ पर प्रिजर्विंग के मेथड्स देखेंगे कि हम किस तरीके से खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। अब हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास कोई भी खाना बच जाता है या फिर मिल्क जैसे बच गया, आपने गर्म किया दूध, ठंडा होने के बाद भी वो वहीं रखा हुआ है किचन में गर्मी के मौसम में, और आपने उसको रेफ्रिजरेट नहीं किया है, तो क्या होगा, उसके चांसेस रहेंगे कि वो ख़राब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें उसको कूल प्लेस पर रखना है। दैट मीन्स हमें फ्रिज में रखना है उसे। ठीक है, ताकि हम उसको माइक्रोब्स के कंटामिनेशन से बचा सकें और हमारा जो फूड है, जो हमारा दूध है, वो सही रहे। ठीक है। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई व्हेन द कंडीशंस आर ड्राई। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टीप्लाई मतलब जो बढ़ते नहीं हैं। कब नहीं बढ़ते हैं? जब कंडीशंस ड्राई होती हैं, मतलब ड्राई वेदर होता है, टेम्परेचर कम होता है, दैट मीन्स ठंड होती है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। All methods of food preservation ensures the favorable conditions are not provided for microorganisms to grow and multiply। तो अब यहाँ पर जो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड हैं वो दिए गए हैं जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीप्लाई ना हो, मतलब बढ़े ना, और हमारा फूड जो है वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन दी हुई है जो कोई आपको याद करनी है। द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज़ प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल और फिज़िकल मेथड। मतलब आप या तो केमिकल मेथड यूज़ करो या फिज़िकल मेथड यूज़ करो और तब आप अपने खाने को बचा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है। अब कुछ मेथड्स हैं जैसे कि केमिकल मेथड है, देन उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट है, बाय हीटिंग है, बाय वैक्यूम पैकिंग है, बाय कूलिंग और फ्रीजिंग है,
बाय शुगर है, ऑयल एंड विनेगर है, पास्चराइजेशन है, तो बहुत बाय डिहाइड्रेशन है। तो हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो केमिकल मेथड क्या है कि हम उसमें थोड़ा सा कुछ केमिकल डाल देंगे, केमिकल सब्सटेंसेस डाल देंगे जो कि चेक करता रहेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो ना हो, ठीक है। इसी जो केमिकल हमने डाला है इसी को हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, इसका एक काम होता है, ये ऑक्सीजन जो है ना उसमें से, खाने में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है, जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। कम क्या, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी ना आपके खाने में तभी आपका खाना ख़राब होगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रैपिडली ग्रो करेंगे। जब ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं होगी तो आपका खाना ख़राब नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। केमिकल रिएक्शन होने की, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। वो जो केमिकल हमने डाला था ना इसमें, वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है, इसमें रिमूव कर देता है कम्प्लीटली, जिसकी वजह से आपका खाना बच जाता है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, जो कि आपके खाने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सोडियम बेंजोएट को हम फ्रूट जूसेस में देखते हैं। ये पूछा जा सकता है कि फ्रूट जूसेस में कौन सा आपका केमिकल फूड प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपके जैम्स में, जेलीज़ में कौन सा होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। सिट्रिक एसिड आपको पता है कन्फेक्शनरीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या बचा सकते हैं। अब आपको ये पता होगा कि फ़िश जो है वो, हाँ, काफ़ी पुराने लोग, पहले फ्रिज नहीं होते थे, है ना, तो लोग किस तरीके से खाना प्रिजर्व करते थे, तब भी लोग प्रिजर्व करते थे खाना, लेकिन किस तरीके से करते थे, तो फ़िश पे वो सॉल्ट लगा के रख देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती थी, ठीक है। और सॉल्ट की वजह से जितना भी पानी उसके अंदर होता था वो सारा निकल के बाहर आ जाता था, जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ होना या रिप्रोड्यूस होना उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। और इस वजह से क्या करता था वो, प्रिजर्वेशन होता था फ़िश का, ठीक है। सॉल्ट की वजह से क्या होता है, सॉल्ट से हम क्या करते हैं, आंवला को प्रिजर्व कर सकते हैं, रॉ मैंगोज़ को, टैमरिंड को, टैमरिंड मीन्स इमली को, ठीक है, हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं कॉमन सॉल्ट की वजह से। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से हम क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड, दस इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस हैं, ये हम कैसे शुगर से प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अब ऑयल और विनेगर से हम क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल और विनेगर, सिरका आर वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, पिकल्स में डाला जाता है, ये सब जानते हैं। मीट एंड फिश आर ऑल्सो प्रिजर्व बाय दिस मेथड। पास्चराइजेशन क्या है, जिसमें हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, ताकि बैक्टीरिया जो है उसमें वो सारे ख़त्म हो जाएं, और फिर उसको एकदम से कूल किया जाता है 10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, ताकि जो रिमेनिंग बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ होने से बचा सके। फिर उस मिल्क को स्टोर किया जाता है स्टेरिलाइज्ड बोटल्स में, और उनको क्या किया जाता है, ठंडी जगह पर रख दिया जाता है, ठीक है। इस दूध को आप कंज्यूम कर सकते हो बॉईल किए बिना भी, क्योंकि ये, इसमें कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोसेस किसने निकाला था, ये लुइस पास्चर ने 1862 में ये डिस्कवर किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेथड जो था पास्चराइजेशन, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है, पास्चराइजेशन मेथड लुइस पास्चर ने किया था, तो इसीलिए इस मेथड का नाम भी पास्चराइजेशन है, ठीक है। माइक कूलिंग और फ्रीजिंग, अब फ्रिज में रखने से भी हम अपने खाने को बचा सकते हैं। ये हमने भी पढ़ा था कि भाई हमारा जो खाना बच गया अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो वो हमारे खाने को स्पॉइल होने से बचा लेगा, ख़राब होने से बचा लेगा, क्योंकि जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो नहीं हो पाएगी और हमारा खाना बच जाएगा। कैनिंग और वैक्यूम पैकिंग, कैनिंग और वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है कि पहले तो खाने को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है ताकि उसके जो जितने भी बैक्टीरियाज है उसको किल किया जा सके, ठीक है। और फिर स्टेरलाइज्ड फूड को क्या किया जाता है, एयर टाइट कैंस में पैक किया जाता है, ताकि
इसमें कोई भी इन्फेक्शन ना रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें एंटर ना कर पाए किसी भी तरीके से, और ये जो खाना है ना ये किसी भी तरीके से ख़राब ना हो पाए। इसी वजह से इसको वैक्यूम पैकिंग भी कहते हैं और कैनिंग भी कहते हैं। देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो आजकल है जो आप पैक्ड फूड लेकर आते हो मार्केट से, ठीक है। ये अमेरिका का कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर, कि वहाँ पे हमेशा पैक्ड फूड मिलता था। वहाँ पर लेडीज़ जो है वहाँ पर जो घरों में ना खाना नहीं बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, पैक्ड फूड लेकर आते हैं और घर पर उसको गर्म किया और खा लिया। सो वही कल्चर अब यहाँ पे इंडिया में भी आ रहा है। आप देख सकते हैं अपने आसपास नगेट्स वगैरह हमें कितना आराम से मिल जाता है ना, तो वो क्या है, वो भी तो एक पैक्ड फूड है ना। आप घर पे आओगे, उसको तलोगे और खा लोगे, है ना। आपको ना ही आलू मैश करने की ज़रूरत है, ना ही आपको उसमें मसाला मिलाने की ज़रूरत है, ना ही उसको आपको कोई शेप देने की ज़रूरत है। आपने क्या किया, सिर्फ वो पैक्ड फूड लेकर आए, आपने ऑयल गर्म किया, ऑयल में डाला और चाय के साथ अच्छे से उसको बैठ के नगेट्स को खाए, है ना। ये क्या है, आपका पैक्ड फूड है। तो इन्होंने क्या किया, इसी को हम क्या कहते हैं, कैनिंग और वैक्यूम पैकिंग। मतलब आपने उसको टाइटली पैक्ड कर दिया, और जब आपको ज़रूरत होगी, जैसे कि हमें एज अ कंज्यूमर हम कंज्यूम करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, उसको जब हमें ज़रूरत होगी हम उसको खोलेंगे, गर्म करेंगे और खा लेंगे, ठीक है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना हीटिंग वाला, ये नॉर्मल प्रोसेस है। कैसे नॉर्मल प्रोसेस है भाई, हम कोई भी खाना, जैसे अभी मैंने खाना बना लिया, जैसे मॉर्निंग टाइम में मैंने खाना बना लिया, ठीक है। दोपहर में मैं वो खाना खाऊंगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं पूरे खाने को गर्म कर लूँ और फिर उसके बाद मैं खाना लगाऊँ, ठीक है, और सब हम खाना खाएं बैठकर। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। इसमें क्या है कि चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो उसमें होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको पूरे को खाने को अच्छे से गर्म किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका जो खाना है वो ख़राब होने से बच गया है, ठीक है। यही चीज़ आपका मिल्क के साथ होता है। अगर आपने मिल्क लिया है और उसको पूरा कम्प्लीटली बॉईल किया है, अच्छे से बॉईल किया है, तो क्या होगा, आपका वो मिल्क ख़राब नहीं होगा। और जब वो ठंडा हो जाए आप उसको रेफ्रिजरेट कर दो। दैट इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेस विच वी फॉलो इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। ये अब आपके घर में भी होता होगा और हमारे घर में भी होता है। तो ये दो प्रोसेस हैं जो हम फॉलो करते हैं अपने घर में। एक तो होता है हीटिंग वाला, ठीक है, और दूसरा होता है उसको हमने क्या किया, रेफ्रिजरेट किया, कूलिंग वाला, ठीक है। तो हमने 6th और 8th प्रोसेस हम रेगुलर यूज़ करते हैं अपने घर में, ठीक है, ताकि हमारा खाना जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ख़राब ना हो। नाउ बाय डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपको पता है कि भाई मॉइस्चर रहता है, माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है मॉइस्चर की वजह से, तो फूड को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है कि जिस सब्ज़ी में हमें लगता है कि इसमें मॉइस्चर जल्दी आएगा, ये सब्ज़ी पानी ज़्यादा छोड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको या तो हमें सन में ड्राई करना है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, करेला होता है ना, करेला की कड़वाहट बहुत होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, उसकी कड़वाहट निकालने के लिए ना उसको काट के उसमें उसमें ना नमक डाल के उसको धूप में रख देते हैं। तो उसका जो कड़वापन है ना वो सारा उसके जो सॉल्ट का जो पानी निकलता है ना उसके साथ उसकी सारी कड़वाहट निकल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है जो डिहाइड्रेशन वाला मैंने आपको बताया। इसमें क्या किया उसने, उसका जो जितनी भी कड़वाहट थी वो सारी किसने खींच ली, सारी नमक ने खींच ली, जिसकी वजह से उसकी सारी कड़वाहट भी ख़त्म हो गई और आपका जो करेला था वो भी डिहाइड्रेट हो गया। दैट मीन्स अब उसके अंदर एक उसका जो पानी था ना वो सारा निकल चुका है, अब वो सूखा रह गया है। अब आप उसको पकाओगे ना तो वो पानी नहीं छोड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस था जिसमें आप कर सकते हो। और जितने भी आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, ये भी आपके क्या होते हैं, ये डिहाइड्रेशन मांगते हैं। मतलब आप इनको सुखा कर रखो। अगर आप सुखा कर नहीं रखोगे, गीले पत्ते रख दोगे आप फ्रिज में, तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। नाउ एडवांटेजेस ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। अब भाई हम फूड प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं, कोई रीज़न है क्या इसका, है भाई। फूड प्रिजर्व करने की क्या ज़रूरत है भाई, इसलिए ताकि हमने जो खाना बनाया है वो वेस्ट ना हो, हम पूरे दिन उस खाने को खा सकें। दूसरी बात, जैसे कि जैम वगैरह हम बना रहे हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए, इसका रीज़न है। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसकी रिटेन रहे, मतलब बरकरार रहे, वो ख़त्म ना हो, और हमारे पास खाना भी रहे। ऐसा ना हो कि खाना हमने बनाया और इधर ख़राब हो गया। तो अवेलेबल होना चाहिए खाना जो हमने बनाया है हमारे खाने के लिए। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, इस वजह से हम फूड प्रिजर्वेशन को प्रेफर करते हैं।
बात आती है नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है और इसके कुछ स्टेप्स आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब नाइट्रोजन साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? नाइट्रोजन इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये बनाने के लिए हमें क्या पड़ता है? नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड। The cyclic process of nitrogen being fixed, used by plants and animals and later returned to the atmosphere is referred to as nitrogen cycle। मतलब बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है? मतलब हमने सॉइल से उसको यूज़ किया, प्लांट्स ने, एनिमल्स ने, ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेयर में उसको पूरा यूज़ किया गया, फिर वापस से वो जाके मिट्टी में ही मिल गई, है ना। तो ये क्या है? एक साइकिल है जो कि रेगुलर चलती रहती है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमें पता होना चाहिए कि 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। प्लांट्स और एनिमल्स कोई भी डायरेक्टली नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है, इसीलिए पहले इसको यूज़फुल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि वो ईजिली एब्जॉर्ब कर सके कोई भी प्लांट और एनिमल। द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब कुछ वेज हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, जैसे कि लाइटिंग और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइटिंग क्या होती है? जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स एंड फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। दीज डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन इन द सॉइल एंड कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट्स। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ये जो रिएक्शंस हैं ये बेसिकली किस तरीके से नाइट्रोजन जो है प्लांट्स ले रहे हैं, ये उससे पता चलता है। नाउ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सर्टेन प्लांट्स सच एज पीज, बीन्स, पल्सेस, लेग्यूमिनस प्लांट्स कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया in the root nodules, the bacterium can take atmospheric nitrogen and convert it into nitrogen compounds। अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर लेता है नाइट्रोजन कंपाउंड में और उसको यूज़ करता है, ठीक है। और इस तरीके से some cyanobacteria like nostoc and anibina also fix atmospheric nitrogen into nitrates और इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो ये एक एक्सेप्शन केस हो गया, लेकिन ये लाइटनिंग के थ्रू भी जो होता है ये भी प्लांट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन एसिमिलेशन, प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल with water with the help of roots and convert them into plant proteins। The herbivores animals eats plants। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, जब प्लांट्स नाइट्रोजन ले रहे हैं सॉइल से आइदर विद लाइटिंग और बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो फाइनली हमें पता है कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स 3 तरह के एनिमल्स हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। और उस प्लांट को खाने से क्या होगा? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वो नाइट्रोजन उस तरीके से उसके प्लांट के खाने से क्या हो गया? उस एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब ये जो हर्बीवोर एनिमल ने प्लांट खाया तो ये हो गई, ये उसके पेट में चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? जो कार्निवोर एनिमल होता है, जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल होता है, अब वो फ्लैश ईटिंग एनिमल क्या करेगा? उस हर्बीवोर एनिमल को खाएगा, तो इस तरीके से उसके पेट में भी क्या पहुंच गई? वो नाइट्रोजन पहुंच गई है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल है जो चलती रहती है रेगुलर, ठीक है। और फाइनली अमोनिफिकेशन, जब कोई भी एनिमल डाई होता है तो वो क्या करता है? वो उसको वुल्चर वगैरह जो है वो क्या करती हैं? उसको खाती हैं और वो मिट्टी में ही मिल जाता है ना। तो फाइनली क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है पहले मिट्टी से ही मिला था, यहाँ पर लाइटनिंग के थ्रू, यहाँ पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, फिर उस प्लांट को एक हर्बीवोर एनिमल ने खाया, उस हर्बीवोर एनिमल को एक कार्निवोर एनिमल ने खाया, और कार्निवोर एनिमल की जब डेथ हुई तो वो फिर से सॉइल में ही मिल गया। तो इस तरीके से ये एक साइकिल जो है ये चलती रहती है, ठीक है। नाउ नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनियम साल्ट इन द सॉइल इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्राइट्स बाय नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्राइट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टीरिया। अब ये कौन सा बैक्टीरिया क्या कन्वर्ट कर रहा है ये आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन बैक्टीरियाज को क्या कहते हैं? हम नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि
जो नाइट्रेट्स हैं वो सॉइल में बनते हैं और फिर से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, कुछ ऐसे नाइट्रेट्स होते हैं जो प्लांट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वापस से सॉइल में मिल जाते हैं, जैसे कि सूडोमोनास बैक्टीरिया इनटू नाइट्रोजन गैस विच एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसी को हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी जो ये नाइट्रोजन साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। ठीक है। और ये आपका एक कॉन्सेप्ट मैप है, आपने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ये आपका पूरा ये चैप्टर आपको ये जो चार्ट है ये आपको बता देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ येस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब मैं 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं इनकी वर्कशीट्स डालना स्टार्ट करूँगी। होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।